आज हम मानव शरीर की एक बहुत ही शानदार प्रणाली की गहराई में उतर रहे हैं। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी ह्यूमन इम्यून सिस्टम, ये हमें रोज़ाना अ, अनगिनत खतरों से कैसे बचाती है। हमारे पास इस पर कुछ नोट्स हैं, कुछ रिसर्च भी है और हमारा मकसद है कि इसमें से सबसे ज़रूरी बातें निकालें और समझें कि ये जो अदृश्य कवच है हमारे अंदर, ये आखिर काम कैसे करता है। ये सोचना ही मतलब कमाल का है कि हमारे अंदर एक पूरी सेना है, बैक्टीरिया, वायरस जैसे हमलावरों से लड़ने के लिए तैयार। तो चलिए परत दर तरत इसे समझते हैं। सबसे पहले ये प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी, ये है क्या आखिर? देखिए, सरल शब्दों में कहूं तो प्रतिरक्षा हमारे शरीर की वो ताकत है, वो क्षमता है जिससे वो बाहरी चीजों को, मतलब जिन्हें हम फॉरेन बॉडीज कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस या कोई जहरीला पदार्थ, उनको पहचानता है और फिर उनसे लड़ता है, खुद को बचाता है। क्योंकि ये हमें रोगों से बचाती है तो इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कह देते हैं। अच्छा, और अगर ये क्षमता कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, अगर ये कम हो तो उसे कहते हैं सुग्राह्यता, ससेप्टिबिलिटी। मतलब बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और ये जो पूरी सुरक्षा का काम है, ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम करती है। ये कोई एक अंग नहीं है, बल्कि अस्थि मज्जा है, थाइमस ग्रंथि है, प्लीहा है, ऐसे कई लसिका अंगों और कोशिकाओं का एक पूरा फैला हुआ नेटवर्क है। बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम्म। और इम्यूनोलॉजी वो इसी की पढ़ाई है ना? एडवर्ड जेनर का नाम भी सुना है इसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। इम्यूनोलॉजी इसी जटिल सिस्टम का विज्ञान है और एडवर्ड जेनर उन्हें इसका जनक मानते हैं, क्योंकि उन्होंने चेचक के टीके पर जो काम किया, उसने एक तरह से नींव रखी। ये समझ बनी कि हाँ, शरीर को बीमारियों से लड़ना सिखाया जा सकता है। तो ये जो पूरी प्रणाली है, क्या ये एक ही तरीके से काम करती है या इसके अलग-अलग हिस्से हैं? हमारे नोट्स में तो दो मुख्य तरह की बताई गई हैं। हाँ, सही है। समझने के लिए इसे हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली है जन्मजात प्रतिरक्षा, इननेट इम्यूनिटी। इसे आप समझ लीजिए शरीर के पहले मोर्चे के सैनिक, मतलब फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। पहले मोर्चे के सैनिक? हाँ। और दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा, अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये ज्यादा प्रशिक्षित हैं, ज्यादा स्पेसिफिक, जैसे कोई स्पेशल फोर्स होती है ना, उस तरह की। ओके, तो पहले बात करते हैं इन पहले मोर्चे के सैनिकों की जन्मजात प्रतिरक्षा। क्या मतलब है इसका? ये कैसे मिलती है? इसका मतलब है वो सुरक्षा जो हमें पैदाइश से ही मिलती है। ये प्राकृतिक है, हमें विरासत में मिलती है अपने माता पिता से। इसकी खास बात यह है कि ये अविशिष्ट होती है, नॉन स्पेसिफिक। अविशिष्ट मतलब ये किसी खास दुश्मन को पहचानती नहीं, बस जो भी बाहरी या खतरनाक लगता है ना, उस पर कार्रवाई करती है। और इसमें याददाश्त नहीं होती, मेमोरी नहीं होती। ये याद नहीं रखती कि पहले किससे लड़ी थी। अच्छा, तो ये पहली सुरक्षा लाइन, ये काम कैसे करती है फिर? अगर पहचानती नहीं तो रोकती कैसे है? ज्यादातर कीटाणुओं को अंदर आने ही नहीं देती। हम्म। इसी तरह हमारी सांस की नली है, पाचन तंत्र है, इनमें एक चिपचिपी परत होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। वो घुसपैठियों को फंसा लेती है। अच्छा। और साथ ही शरीर का जो सामान्य तापमान है, पेट में बनने वाला एसिड है, मुंह की लाड़ है, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो कई रोगाणुओं के लिए मुश्किल होता है, वो सरवाइव नहीं कर पाते। यानी शरीर ने पहले तो दरवाजे बंद कर रखे हैं और अंदर का माहौल भी मुश्किल बना रखा है। पर अगर कोई फिर भी घुस आए तो तब क्या होता है? हाँ, अगर कोई घुसपैठिया इन बाधाओं को पार कर ले तो फिर दूसरा स्तर सक्रिय होता है। वो है कोशिकीय बाधाएं, सेल्यूलर बैरियर्स। हमारे खून में और ऊतकों में, टिश्यूज में कुछ खास तरह की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। वो गश्त लगाती रहती हैं। जैसे? कौन सी कोशिकाएं? जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं और मैक्रोफेज। इन्हें आप शरीर की सफाई सेना कह सकती हैं या गार्ड समझ सकती हैं। जैसे ही इन्हें कोई बाहरी या संदिग्ध चीज दिखती है, ये उसे घेर कर खा जाती हैं, निगल जाती हैं। खा जाती हैं? हाँ हाँ, सचमुच। जैसे कोई गेम हो, हाँ हाँ। कुछ वैसे ही समझ लीजिए। इस प्रक्रिया को कहते हैं भक्षकाणु क्रिया, फैगोसाइटोसिस। मतलब कोशिका का किसी चीज को निगल जाना। हम्म। ये हमलावर को पूरी तरह निगल कर नष्ट कर देती हैं। ये जन्मजात प्रतिरक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कमाल है। और क्या तरीके हैं इसके पास? एक और तरीका है रासायनिक संकेत भेजना, केमिकल सिग्नल्स। हम्म। मान लीजिए कोई कोशिका वायरस से संक्रमित हो जाती है, तो वो एक खास प्रोटीन छोड़ती है, इंटरफेरॉन कहते हैं उसे। इंटरफेरॉन? हाँ, ये इंटरफेरॉन एक तरह का चेतावनी संकेत है। ये आसपास की जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं, उन तक पहुंचता है और उन्हें बताता है, देखो भाई खतरा है।
वायरस आ गया है, अपनी सुरक्षा बढ़ा लो। इससे वो कोशिकाएं वायरस के हमले के लिए तैयार हो जाती हैं, अपने डिफेंस मजबूत कर लेती हैं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन सिस्टम है शरीर का। अच्छा, और कभी-कभी जैसे चोट लगती है या इन्फेक्शन होता है, तो वो जगह सूज जाती है, लाल हो जाती है, दर्द होता है, उसका क्या? वो भी इसी से जुड़ा है। बिल्कुल, वो भी जन्मजात प्रतिरक्षा का ही हिस्सा है। उसे प्रदाह प्रतिक्रिया कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। जब कहीं चोट लगती है या संक्रमण होता है तो शरीर क्या करता है, वो उस जगह पर खून का बहाव बढ़ा देता है, खून का बहाव क्यों? ताकि ज्यादा सफाई सैनिक मतलब श्वेत रक्त कोशिकाएं वहां पहुंच सकें और लड़ाई कर सकें। इसी वजह से वो जगह लाल दिखती है, गर्म महसूस होती है और सूज जाती है। दर्द एक तरह का अलार्म है कि यहां कुछ गड़बड़ है, ध्यान दो। और बुखार? वो भी इसी में आता है? हाँ, बुखार भी अक्सर इसी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ये बढ़ा हुआ तापमान कुछ रोगाणुओं की ग्रोथ को, उनकी बढ़त को रोकने में मदद करता है। अच्छा। तो ये जन्मजात प्रतिरक्षा जो है, ये तुरंत हरकत में आती है, कई तरीकों से रोकथाम करती है। पर जैसा हमने कहा, ये हर दुश्मन के लिए एक जैसा बर्ताव करती है और उसे याद नहीं रखती। ठीक है, मतलब ये पहली तेज लेकिन थोड़ी नॉन स्पेसिफिक सुरक्षा है। बिल्कुल। और हाँ, कुछ चीजें हैं जो इसे प्रभावित कर सकती हैं। जैसे उम्र बढ़ती है तो ये थोड़ी कमजोर हो सकती है, या अगर पोषण ठीक ना हो, न्यूट्रिशन की कमी हो, तो भी इसकी ताकत कम होती है। हार्मोन का संतुलन बिगड़ने पर भी असर पड़ सकता है। ओके, तो ये हुई पहली सुरक्षा पंक्ति, इन्नेट इम्यूनिटी। अब आते हैं उस स्पेशल फोर्स पर, उपार्जित या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये कैसे अलग है उससे? हाँ, यह बहुत अलग है। पहली बात तो ये कि ये जन्म से नहीं मिलती। ये हम जीवन में अनुभवों से अर्जित करते हैं, सीखते हैं, इसीलिए इसे अक्वायर्ड कहते हैं। अच्छा। दूसरी बात, ये विशिष्ट होती है, स्पेसिफिक। ये खास दुश्मनों को पहचानती है। उसे पता होता है कि चेचक का वायरस कौन सा है और फ्लू का कौन सा। अच्छा, पहचान लेती है। हाँ, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी याददाश्त होती है, मेमोरी। याददाश्त मतलब ये याद रखती है कि पहले कौन सा दुश्मन आया था, और शायद यहीं पे वो बी और टी कोशिकाएं आती हैं, है ना? नोट्स में इनके बारे में काफी कुछ है। एकदम सही पकड़ा आपने। उपार्जित प्रतिरक्षा की बुनियादी यही याददाश्त और विशिष्टता है, स्पेसिफिसिटी और मेमोरी। और इसे हम दो मुख्य तरीकों से हासिल करते हैं, या कहिए इसके दो प्रकार हैं। एक है सक्रिय प्रतिरक्षा। एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें हमारा शरीर खुद मेहनत करता है, खुद एंटीबॉडी बनाता है। खुद बनाता है? कैसे? या तो प्राकृतिक रूप से होता है, नेचुरल एक्टिव। जब हमें कोई संक्रमण होता है, कोई इन्फेक्शन लगता है, तो हमारा शरीर उससे लड़ता है और लड़ना सीखता है, एंटीबॉडी बनाता है। जैसे बचपन में चिकन पॉक्स हो गया तो दोबारा नहीं होता अक्सर। बिल्कुल। वो इसी का उदाहरण है, शरीर ने मेमोरी बना ली। और दूसरा तरीका है कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा, आर्टिफिशियल एक्टिव। ये होता है टीकाकरण से, वैक्सीनेशन से। अच्छा, वैक्सीन से। हाँ, टीके में क्या होता है, कमजोर या मरे हुए रोगाणु होते हैं या उनका कोई हिस्सा होता है। शरीर उन्हें देखता है, उन्हें खतरा समझता है और उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना सीख लेता है। फायदा यह है कि शरीर सीख तो लेता है पर असल में बीमार नहीं पड़ता। समझ गई। ये तो हुआ एक्टिव इम्यूनिटी। और दूसरा तरीका कौन सा था? दूसरा तरीका है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, पैसिव इम्यूनिटी। इसमें हमें बनी बनाई एंटीबॉडी मिलती है, शरीर खुद नहीं बनाता। बनी बनाई कहाँ से? ये भी दो तरह से हो सकती है। एक प्राकृतिक निष्क्रिय यानी नेचुरल पैसिव, जैसे माँ से बच्चे को मिलती है, गर्भ में प्लेसेंटा के जरिए या फिर जन्म के बाद माँ के दूध से, खासकर पहले गाढ़े दूध कोलोस्ट्रम से। ये नवजात शिशु को शुरुआती सुरक्षा देती है जब तक उसका अपना इम्यून सिस्टम मजबूत ना हो जाए। ओके, और दूसरी? दूसरी है कृत्रिम निष्क्रिय यानी आर्टिफिशियल पैसिव। इसमें बाहर से तैयार एंटीबॉडी दी जाती हैं। जैसे किसी को टिटनेस का या रेबीज का खतरा हो तो तुरंत बचाव के लिए एंटीबॉडी का इंजेक्शन देते हैं। ये इम्यून सीरम कहलाता है। अच्छा, तो सक्रिय में शरीर खुद सीखता है लंबे समय के लिए, और निष्क्रिय में तैयार मदद मिलती है पर वो थोड़े समय के लिए होती है। बिल्कुल सही। निष्क्रिय इम्यूनिटी तुरंत काम करती है पर कुछ हफ्तों या महीनों में खत्म हो जाती है क्योंकि शरीर ने खुद बनाना नहीं सीखा। ठीक है, अब आते हैं इन मशहूर बी और टी कोशिकाओं पर। ये क्या है? ये इस सीखने और याद रखने वाली प्रणाली में कैसे फिट होती हैं? हाँ, तो बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं, ये दोनों ही एक खास तरह की श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जिन्हें लिम्फोसाइट्स कहते हैं। लिम्फोसाइट्स ये हमारी उपार्जित प्रतिरक्षा के मुख्य सैनिक हैं, असली खिलाड़ी यही हैं। ओके,
तो पहले बी सेल्स के बारे में बताइए। बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स ये अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में बनते हैं और वहीं परिपक्व होते हैं, इसलिए बी। इनका मुख्य काम है एंटीबॉडी बनाना, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी ये क्या होती है? एंटीबॉडी खास तरह के वाई शेप के प्रोटीन अणु होते हैं। ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं। हर एंटीबॉडी खास दुश्मन, जिसे हम एंटीजन कहते हैं, को ही पहचान कर उससे चिपक जाती है। जैसे खास ताले के लिए खास चाबी होती है ना, हाँ हाँ। बिल्कुल वैसे ही एक बार एंटीबॉडी एंटीजन से चिपक जाती है तो वो या तो उस दुश्मन को सीधे निष्क्रिय कर देती है या फिर उसे हमारी सफाई सेना जैसे मैक्रोफेज के लिए चिन्हित कर देती है कि आओ इसे खत्म करो। अच्छा, तो बी सेल्स एंटीबॉडी बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। जब कोई एंटीजन खून में आता है तो खास बी सेल्स सक्रिय होते हैं और बहुत सारी प्लाज्मा कोशिकाएं बनाती हैं जो फिर ढेरों एंटीबॉडी बनाती हैं। समझ गई। और टी लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स? टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स ये बनते तो अस्थि मज्जा में ही हैं, पर परिपक्व होने के लिए ये एक ग्रंथि में जाते हैं जो छाती में होती है, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड, इसीलिए टी। अच्छा, थाइमस की वजह से टी। जी। और टी सेल्स के कई काम हैं और ये कई तरह के होते हैं। कुछ होते हैं किलर टी सेल्स। इनका काम है सीधे उन कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें मार देना जो या तो वायरस से संक्रमित हो चुकी हैं या फिर कैंसर कोशिकाएं बन गई हैं। ये सीधे एक्शन लेते हैं। डायरेक्ट अटैक। हाँ। फिर होते हैं हेल्पर टी सेल्स। ये पूरी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कमांडर या मैनेजर की तरह काम करते हैं। ये बी सेल्स को एंटीबॉडी बनाने के लिए सिग्नल देते हैं, किलर टी सेल्स को हमला करने के लिए सक्रिय करते हैं। मतलब ये पूरी लड़ाई को कोऑर्डिनेट करते हैं। ओके, ये तो बहुत जरूरी हुए। बहुत जरूरी, इनके बिना इम्यून रिस्पॉन्स ठीक से काम नहीं करता। और फिर होते हैं सप्रेसर टी सेल्स या रेगुलेटरी टी सेल्स। इनका काम है लड़ाई खत्म होने पर इम्यून रिस्पॉन्स को शांत करना, उसे रोकना, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा एक्टिव होकर खुद शरीर को ही नुकसान न पहुंचाने लगे। अच्छा, तो ये ब्रेक लगाने का काम करते हैं? बिल्कुल, एक संतुलन बनाए रखते हैं। तो बी सेल्स एंटीबॉडी बनाते हैं, टी सेल्स में किलर सेल्स सीधे मारते हैं, हेल्पर सेल्स मदद करते हैं और सप्रेसर सेल्स रोकते हैं। लेकिन वो याददाश्त वाली बात, मेमोरी, वो कैसे काम करती है? हाँ, यहीं पर ये कहानी और दिलचस्प हो जाती है। जब बी और टी कोशिकाएं किसी नए दुश्मन एंटीजन से पहली बार लड़ती हैं, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक प्रतिक्रिया, प्राइमरी रिस्पॉन्स, तो वो ना सिर्फ उस दुश्मन से लड़ने वाली कोशिकाएं प्लाज्मा सेल्स, किलर टी सेल्स, बल्कि साथ साथ कुछ मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स भी बनाती हैं। मेमोरी सेल्स? हाँ, स्मृति कोशिकाएं। ये खास कोशिकाएं होती हैं जो उस दुश्मन को याद रखती हैं और ये लंबे समय तक शरीर में बनी रहती हैं, सालों तक, कभी-कभी दशकों तक या पूरी जिंदगी भी। अच्छा, तो ये वो अनुभवी सैनिक हैं जो पुरानी लड़ाइयों को याद रखते हैं? बिल्कुल, आप सही समझ रही हैं। और यही वजह है कि उपार्जित प्रतिरक्षा इतनी शक्तिशाली और प्रभावी है, क्योंकि जब वही दुश्मन, वही एंटीजन दोबारा शरीर में घुसने की कोशिश करता है, तो ये मेमोरी कोशिकाएं उसे फौरन पहचान लेती हैं। अरे, ये तो वही है। हाँ। और इस बार प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है, बहुत जोरदार होती है। इसे कहते हैं द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। मेमोरी सेल्स तुरंत सक्रिय हो जाती हैं, बहुत तेजी से ढेरों प्लाज्मा सेल्स और किलर टी सेल्स बनाती हैं। एंटीबॉडी का स्तर बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए दूसरी बार अक्सर हमें वो बीमारी होती ही नहीं, या होती भी है तो बहुत हल्की होती है। रास्ता खोज रहे हो, थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे पता करते हैं, पूछते हैं। हाँ। लेकिन अगर दूसरी बार उसी शहर में जाना हो तो हमें रास्ता याद होता है और हम फौरन तेजी से पहुंच जाते हैं। क्या बढ़िया उपमा दिया आपने। ठीक ऐसे ही होता है। वो जो पहली प्रतिक्रिया थी, प्राइमरी रिस्पॉन्स थी, वो धीमी थी, कमजोर थी, क्योंकि शरीर पहली बार उस दुश्मन को पहचान रहा था, उससे लड़ना सीख रहा था। लेकिन दूसरी प्रतिक्रिया, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, बहुत तेज और शक्तिशाली है, क्योंकि मेमोरी सेल्स तैयार बैठी थी। यही मेमोरी या स्मृति उपार्जित प्रतिरक्षा का सबसे खास गुण है और इसी सिद्धांत पर टीके काम करते हैं। वो शरीर को बिना बीमार किए ही वो पहली लड़ाई लड़वाते हैं और मेमोरी सेल्स बनवा देते हैं। अब बिल्कुल साफ हो गया है कि ये दोनों प्रणालियां जन्मजात और उपार्जित कैसे मिलकर काम करती हैं। जन्मजात वाली तुरंत एक्शन लेती है पर स्पेसिफिक नहीं है, और उपार्जित वाली स्पेसिफिक है, याद रखती है और दूसरी बार ज्यादा तेजी से काम करती है। हाँ, आपने ये भी बताया कि उपार्जित प्रतिरक्षा में दो मुख्य तरीके हैं लड़ने के। एक, एंटीबॉडी के जरिए जो बी सेल्स बनाते हैं। हाँ, जिसे ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं, क्योंकि ये शरीर के तरल पदार्थ यानी ह्यूमर्स जैसे खून, लिम्फ में काम करती है।
अच्छा, ह्यूमरल इम्यूनिटी। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है सीधे कोशिकाओं द्वारा हमला, जो मुख्य रूप से टी सेल्स करते हैं। इसे कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। ये उन दुश्मनों से लड़ने में ज्यादा कारगर हैं जो हमारी कोशिकाओं के अंदर छिप जाते हैं, जैसे वायरस या कुछ बैक्टीरिया या कैंसर कोशिकाएं। टी सेल्स सीधे उन संक्रमित या बदली हुई कोशिकाओं को पहचानकर नष्ट करते हैं। ओके, तो ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड ये दोनों उपार्जित प्रतिरक्षा के हिस्से हैं। जी हाँ, दोनों मिलकर काम करते हैं। हेल्पर टी सेल्स इन दोनों को जोड़ने में भी मदद करते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली एक बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम। पहले स्तर पर जन्मजात प्रतिरक्षा दीवारें हैं, गार्ड्स हैं, अलार्म सिस्टम है, जो किसी भी घुसपैठिए पर तुरंत बिना पहचान पूछे कार्रवाई करता है। सामान्य सुरक्षा। सही। फिर आती है उपार्जित प्रतिरक्षा। ये एक तरह की खुफिया एजेंसी और स्पेशल फोर्स जैसी है, जो दुश्मन का पूरा प्रोफाइल बनाती है, उसे याद रखती है, और अगली बार जब वो दुश्मन आता है तो खास हथियारों, एंटीबॉडी और विशेष सैनिकों, टी सेल्स, मेमोरी सेल्स से बिल्कुल सटीक, तेज और ज्यादा शक्तिशाली हमला करती है। बिल्कुल सही सारांश है, आपने एकदम ठीक समझा। ये वाकई एक अविश्वसनीय रूप से जटिल लेकिन उतनी ही सुंदर एक व्यवस्था है, एक तालमेल है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। ये हर पल बिना हमें पता चले चुपचाप अपना काम करती रहती है। हाँ, हम ध्यान भी नहीं देते। बिल्कुल, सर्दी जुकाम से ठीक होना या किसी टीके का असर होना या यहाँ तक कि कभी-कभी एलर्जी हो जाना, ये सब हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की गतिविधियों का ही नतीजा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये प्रणाली लगातार सीख रही है और अनुकूलन कर रही है, अडैप्ट कर रही है। वाकई अद्भुत। हाँ, ये लगातार बाहरी दुनिया और हमारे शरीर के अंदरूनी माहौल दोनों पर नजर रखती है और उसके हिसाब से प्रतिक्रिया देती है। इस सारी बातचीत के अंत में एक सवाल मन में आता है, एक विचार सोचने के लिए। हमने देखा कि जन्मजात प्रतिरक्षा की जो तुरंत कार्रवाई है और उपार्जित प्रतिरक्षा की जो सटीक याददाश्त है, उनके बीच कितना शानदार तालमेल है। ये देखते हुए जरा सोचिए कि जब इस प्रणाली का सामना किसी बिल्कुल नए, अनदेखे रोगाणु से होता है, जिसे उसने पहले कभी देखा ही नहीं है, जैसा कि हाल की कुछ महामारियों ने हमने देखा, तो ये उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती होती होगी। वो प्रणाली उस स्थिति में कैसे अनुकूलन करती होगी, कैसे जवाब देती होगी, जब उसके पास उस दुश्मन की कोई मेमोरी ही नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। इस जानकारी को इतने स्पष्ट और दिलचस्प तरीके से हमारे सामने रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाकई हमारे शरीर के एक छिपे हुए सुपर हीरो को जानने जैसा अनुभव था। धन्यवाद, मुझे भी इस बातचीत में मजा आया।